बलिया जिले के रेवतीपुर थाने के तहत दुर्जनपुर गांव में अफसरान के सामने धीरेन्द्र ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि सनतों में जल्द ही बेहतरी आएगी। इख्तियारियात सही सिमत में जा रही है। वो शनिचर को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। सरस्वती मैगजीन की प्रयागराज से दोबारा इशाअत हुई शुरू। रियासती असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने वर्चुअल तरीके से रस्म की इजरा। और कल से अयोध्या में रामलीला का प्रोग्राम हुआ शुरू। सुर्खियों में रही इस रामलीला में बॉलीवुड के अदाकार निभा रहे हैं किरदार। इसका बराह रास्त नशरिया दूरदर्शन पर रोजाना शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। बलिया वाकये के खास मुलजिम धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। धीरेन्द्र इस वाकये के बाद से ही फरार था। अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया के रेवती थाना हलके के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान की मौजूदगी में दिन दहाड़े धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत दीगर मुलजिमान ने एक शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया था। वारदात उस वक्त हुई जब कोटे की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली मीटिंग चल रही थी। आजमगढ़ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुभाष चंद्र दुबे ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिम पर गैंगस्टर एक्ट दफा 14A लगाया गया है। साथ ही अमलाक कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि खास मुलजिम पर NSA लगाया जाएगा। रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, इसके मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ऐसी सूचना मिली है। पुलिस उसको लखनऊ से लाएगी। इसके अलावा इस हत्याकांड में कुल नामजद 8 आरोपी थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। शेष बचे 6 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी आज हुई थी। इन सभी 6 अभियुक्तों पर मेरे द्वारा परिक्षेत्र स्तर से 50,000 का पुरस्कार 2 दिन पहले किया जा चुका था। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उक्त सभी हत्यारोपियों पर, जिनमें मुख्य हत्यारोपी मुख्य रूप से शामिल है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की जाए। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क की जाती है, उसकी भी कार्रवाई इन आरोपियों की जाए। मुख्य हत्यारोपी पर NSA भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सनतकारों और अफसरों से बात की और सनतों में आ रही दिक्कतों के बारे में मालूमात हासिल की। कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा कि मुल्क में सनतों में जल्द ही बेहतरी आएगी, क्योंकि मुल्क की इक़्तिसादियात में सही सिमत में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कारोबारियों को सहूलत देने के लिए मेहनत वजारत ने इंस्पेक्टर की जगह मुआविन की तकर्री की है, ताकि कारोबारियों को सहूलत मिल सके। इसके साथ ही अब कारोबारियों को 5 की जगह 1 ही लाइसेंस लेना होगा। बरेली के उद्यमी और उद्योग विभाग के अधिकारी को बुलाकर बात किया था और वास्तव में ये सामयिक विषय था और इसकी चर्चा आवश्यक है और सारे श्रोतागण इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ देश के हालात क्या है। क्योंकि कोरोना के संदर्भ में जो कुछ हुआ है और हमारे देश ने जो कदम उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की कार्रवाई करी है, वो दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं और उसका एक लाभ हमारे देश में अच्छे ढंग से हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। पर वास्तव में सबकी समझ में आता है कि देश के उद्योगों का भविष्य क्या रहेगा, इसका हाल क्या रहेगा उद्योग का, ये सबकी समझ में आ रहा है। तो सबकी चिंता इस हो रही है कि हम उद्योग के हिसाब से एक सही स्वरूप में काम करें। तो मुझे लगता है ये चिंता स्वाभाविक है और आने वाले समय में, जैसा मैंने भी कहा, कि अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और अर्थव्यवस्था एक पॉजिटिव दिशा में जाने का काम कर रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि मेहनत वजारत की जानिब से कोरोना की मुद्दत में नौकरी गंवाने वाले मुलाजमीन को बेरोजगारी भत्ता आइंदा 6 माह तक दिया जाएगा। पहले भत्ता सिर्फ 3 माह के लिए दिया जाना था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। इसके साथ ही अब मुलाजमीन बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए बराह रास्त दरख्वास्त कर सकते हैं। हम लोगों ने तय किया था कि उद्योग अगर बंद होता है और मजदूर बेरोजगार हो जाता है
अगले 3 महीने तक नए काम शुरू करने के लिए उसको जो वेतन मिलता है उसका आधा पैसा सरकार जो संचित वेतन है उसमें से आधा हिस्सा देगा बेरोजगार भत्ते के रूप में। 3 महीने के लिए था, उसके प्रति एक अच्छा रिस्पांस मिला तो अब उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब वो 6 महीने तक का हो गया है और लोग इसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अब सीधे कर्मचारी के खाते में ही जाएगा वो पैसा, एम्प्लॉयर को बीच में नहीं पड़ना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत व कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासरा लोगों में से अब तक 65,97,207 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 88.03% हो गया है। वहीं मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.52% पर आ गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब तक 9,42,24,190 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल से कोरोना इन्फेक्शन के तई मजीद बेदारी लाने के लिए पूरे मुल्क से ताउन मिल रहा है। पूरे ब्रिज मथुरा में कोविड-19 से निपटने के लिए अवामी बेदारी मुहिम को लोग समाज की हिफाजत के लिए नेमत मान रहे हैं। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया है कि कोविड-19 का जायजा लेते हुए चीफ मेडिकल अफसर को हिदायत दी गई है कि कोविड-19 से होने वाली शरह अमवात में कमी लाई जाए और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर लाजमी तौर पर अमल कराया जाए। वृंदावन नगर निगम और सभी नगर पंचायतों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश रहा है प्रारंभ में कि पहले जो संदेश था कि जान है तो जहान है, फिर उन्होंने संदेश दिया जान भी है और जहान भी, दोनों रहना है। और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते खुलते अब हम लोग अनलॉक की 5वें चरण में पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में जो अपेक्षाएं लोगों से शासन की है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, उन सबको भी खोला गया है। लोग अपनी सुरक्षा करते हुए उसमें सहभागी बने, अपने को सुरक्षित रखें, इस महामारी के विस्तार को तोड़ें, इसकी चेन को तोड़ करके अपनी जो सामाजिक आर्थिक जो क्रियाकलाप है समाज के, उसमें सभी लोग सहभागी हों। कोविड-19 पिछले माह से लगातार चल रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की हुई है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसमें आदमी को मास्क जरूर लगाना है और घर से बाहर तभी जाना है जब कोई आवश्यक, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई बहुत ज़रूरी काम हो। बराबर घर में आ रहे हैं तो या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अगर सैनिटाइजर है तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो साबुन से अपने बराबर लगातार हाथ धोते। प्रधानमंत्री जी ने आम जनमानस को बताया है कि मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, और अधिकतर ज़्यादातर हो सके तो बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तब तो आप घर के बाहर जाएं, तथा अपना घर में रहें। और ख़ासकर जो वृद्धजन हैं उन लोगों के लिए निर्देश है कि वो अधिक जो है बाहर न निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगा करके और इसका थोड़ा दूरी का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किसानों के मफाद के लिए मुख्तलिफ पैकेजों का ऐलान किया गया था, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों की लिमिटेशन की रकम में इजाफा करते हुए 6 माह की अदायगी की मुद्दत भी बढ़ा दी गई थी, जिसका फायदा बटाईदार व दीगर किसानों को मिल रहा है। इसी सिलसिले में आजमगढ़ जिले में फसली किसान कर्ज स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए का लोन कैंप किसानों को दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम मनोज शर्मा ने बताया है कि आलमी वबा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए किसानों को खुद कफील बनाने और उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल मुहिम चला रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिए आजमगढ़ के मुख्तलिफ ब्रांचों के जरिए तरक्याती इलाकों में कैंप लगाकर 4,500 किसानों को 50 करोड़ रुपए की रकम महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को स्वावलंबी बनाने एवं उनकी आय को दोगुना करने के क्रम में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विकास खंडों में कैंप लगाकर 4,500 किसानों को लगभग 50 करोड़ रुपए का केसीसी बनाया गया है, जिसमें फसली ऋण के साथ साथ दुग्ध उत्पादन हेतु भी केसीसी शामिल है।
हम जो है KCC लिए हुए हैं जो है, और सरकार ने जो है 6 महीने जो है KCC हमारा बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से जो हम बहुत खुश हैं। हाँ, सरकार ने हमको 6 महीने की और फैसिलिटी दी है, इससे हमारा काम चल रहा है। मैं यूनियन बैंक चंडेसर से 1,20,000 रुपये लोन KCC में लोन लिया हूँ और उसकी सहायता से बीज, खाद और कृषि यंत्र खरीदने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। खुद इमदादी ग्रुपों की तश्कील से पूरी रियासत के देही इलाकों में काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। ख्वातीन पहले जहां सिर्फ मेहनत मजदूरी पर मुनहसर रहती थीं, वहीं अब ये कौमी देही जरिया माश मिशन के ग्रुप से जुड़कर ख्वातीन खुद पर प्राइमरी स्कूलों के तलबा व तलबात का ड्रेस बनाकर 10,000 रुपये महीना कमाकर खुद कफील होकर एक नई कहानी रकम कर रही हैं। ये ख्वातीन हर दिन 400 से 500 रुपए अपने घर में रहकर कमा रही हैं। इन ख्वातीन को देखकर गांव की दूसरी ख्वातीन भी ग्रुप से जुड़कर रोजगार कर रही हैं। अब इलाके में 100 से ज्यादा ग्रुप तालिबे इल्मों का ड्रेस बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह बनाए गए हैं, उसमें हमारे लगभग 60 से 70 समूह हमारे काम कर रहे हैं और उसमें महिलाएं हैं लगभग 200 करीब काम कर रही हैं, जो कि हमारे 35 से 40 ग्राम पंचायत को कवर कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग 119 विद्यालयों में यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं मैपिंग से लेके सारा काम सिलाई और उसकी फिनिशिंग सारा करके सप्लाई भी देती हैं स्कूलों में जाके। और लगभग मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ लगभग 70 से 80 स्कूलों में हम लोग ने सप्लाई दे दिया है और स्कूल में भी हमारी कोशिश है कि 10 से 15 रोज के अंदर इसको हम लोग वितरण कर सकें। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि जो लॉकडाउन में हमारी महिलाएं मास्क बनाकर अच्छा इनकम करी हैं, उसके साथ साथ ये लॉकडाउन में यूनिफॉर्म से भी हमारी महिलाओं को एक अच्छा इनकम हुआ है। मतलब हम लोग घर बैठे हमको लोग को रोजगार मिला हुआ है, हम लोग समूह से जुड़े हुए हैं, तो फिर इसलिए कि मतलब कोई काम नहीं था लॉकडाउन में, फिर उसकी वजह से हम लोग घर बैठे हैं, हम लोग भी काम करते हैं और भी महिलाओं को रोजगार दिए हुए हैं। कि जो कोई महिला है अपना जैसे सिलाई की योग नहीं है वो तो प्रेस करती हैं, बटन लगाती हैं, कोई इंटरलॉक करता है। लॉकडाउन में हम मास्क भी सिलाई करें और छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस आया हुआ है वो भी सिल रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, घर परिवार के साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें घर बैठे रोजगार मिला है। महीने में 8-10 हज़ार कमाई हो जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती लॉकडाउन में। किसान अक्सर बिजली के मसले की वजह से फसल की पूरी तरह आपाशी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज़राअत के काबिल ज़मीन आपाशी की कमी से बेकार पड़ी रह जाती है या फिर खड़ी फसल खराब हो जाती है। इस मसले से किसानों को निजात दिलाने के लिए भारत सरकार के जरिए कुसुम योजना चलाई गई है, जिसके जरिए किसान अपनी ज़मीन में शमसी तवानाई आलात और पंप लगाकर अपने खेतों की आपाशी कर रहे हैं। किसानों का बिजली पर इंहिसार भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो रहा है। हुकूमत के जरिए आपाशी पंप को बिजली या डीजल की जगह शमसी तवानाई से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे डीजल की खपत और खाम तेल की बरामदात पर रोक लगाने में मदद मिल सके। फतेहपुर जिले में 102 किसानों को 2, 3 और 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगाने में कुसुम योजना से सोलर पंप की कुल लागत की 60% रकम सब्सिडी की शक्ल में मिली है। जिले के किसान कुसुम योजना से बेहद खुश हैं और बताते हैं कि अब आपाशी की कमी से कोई भी फसल खराब नहीं हो पाती है, बल्कि हर वक्त आपाशी हो जाने से फसल भी अच्छी हो पाती है। जो आई है ये हम कृषक लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना से हमको तो पहली बात बिजली की बचत होती है और दूसरी चीज़ जो है समय का भी बचत हो पाती है। रात में जैसे लोग पहले परेशान होते थे तो रात में परेशानी न होने की वजह से अब तो दिन दिन में ही सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी पैदावार में भी अच्छी फसल की पैदावार में भी अच्छा है और ये हम छोटे किसानों के लिए भी अच्छी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है। कि कुसुम योजना के अंतर्गत ये सोलर पैनल आया है इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा, और उसमें ये है कि हमको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको बिल नहीं देना सरकार को या बिजली विभाग को। दूसरी बात ये है कि बिजली में कभी ट्रिपिंग हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही।
इसमें कम से कम है टाइम से आपका सारा कुछ होगा और सारे काम होते हैं टाइम से फसल को पानी मिलता है तो अच्छी फसल होती है, नहीं फसल को पानी समय से नहीं मिलता तो मरी फसल होती है। इससे अच्छी फसल होगी और अच्छी पैदावार होगी। सरकार ने पीएम कुसुम योजना लेकर आई है, जिसका जनपद फतेहपुर में जो है कुल 102 सोलर पंप का लक्ष्य है, जिसमें 92 चयनित हो चुके हैं, 92 बैंक ड्राफ्ट हमारे कार्यालय में आ चुके हैं और 22 की सामान आपूर्ति भी हो चुकी है, 22 सोलर पंप की। 7 सोलर पंप स्थापित भी हो चुके हैं। इसमें जो है 60% का अनुदान कृषक को दिए हैं। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में हिंदी अदब के सुनहरे दौर की गवाह रही सरस्वती मैगजीन का दोबारा इजरा उत्तर प्रदेश रियासती असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के जरिए वर्चुअल तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। अदब का मकसद लोक मंगल है। वैदिक ऋषियों ने भी सरस्वती की अहमियत को बताया। सरस्वती इल्म की देवी बनी। हिंदुस्तानी अदब में लोक मंगल के जज्बे से पुर है, जो हमारे उसूलों को कायम करता है। साल 1900 में सरस्वती मैगजीन शाया हुई थी, जिसका मकसद हिंदी की खिदमत करना था। साल 1980 में इसकी अशाअत बंद हो गई थी, लेकिन आज सरस्वती दोबारा प्रकट हुई, जिससे अदबी दुनिया में लोक मंगल के जज्बे की कमी दूर हो गई। स्वामी छेदानंद सरस्वती ने कहा है कि सरस्वती मैगजीन की दोबारा इशाअत 40 वर्षों के बाद हो रही है। अदब के तवज्जुह से ही हम अपने ख्यालात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसका आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। एक तरह से भारतीय परंपरा में जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, उसी तरह 120 वर्षों बाद बहुत दिनों तक निकलने के बाद सरस्वती पत्रिका का पुनर्जन्म हुआ है। लगभग 40 वर्षों तक ये पत्रिका बंद थी और आज पूरे देश में इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा और हिंदी के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने को बढ़ावा इस पत्रिका के माध्यम से मिलेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज ही के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूरे मुल्क में अकीदतमंद पूरी भक्ति के जज्बे से मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा ताप, शक्ति, त्याग और सब्र तहम्मुल में इजाफा करती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप निहायत शानदार शक्ल में होता है, जैसा कि मां के नाम से ही जाहिर है। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचर्य पर अमल करने वाली देवी। मां का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य पर अमल करने के लिए तरगीब देता है। मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान अकीदतमंद कोरोना से बचाव के लिए सभी क़वानीन पर अमल कर रहे हैं। गोरखपुर में वजीर आला व गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शक्तिपीठ पर वैदिक मंत्रों के बीच कलश कायम करके पूजा अर्चना की। पहले दिन मां शीलपुत्री की पूजा हुई। पूजा में गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी देवी वैद्य ग्रहों का पूजा अर्चना के साथ श्री दुर्गा सप्तशती व देवी प्राण का पाठ सुनाया। इसके बाद वजीर आला ने मां जगत जननी की आरती की। इसके अलावा एक शोभा यात्रा मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की क़यादत में निकाली गई, जिसमें शंख, घंट, घड़ियाल व नागफनी के साथ भीम सरोवर की परिक्रमा हुई और सरोवर से कलश में जल भरा गया। रवायती तरीके से 9 दिन तक पूजा हो जाएगी और विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मेरठ में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की खास पूजा अर्चना की गई। मेरठ के सिद्धपीठ मां नौचंडी मंदिर, गोल मंदिर, काली मंदिर और मां अन्नपूर्णा माता मंदिर समेत सभी देवी मंदिरों में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। भक्तों ने दुनिया से कोरोना के खात्मे और खुशहाली की दुआ की। मंदिरों की मैनेजमेंट कमेटी के जरिए मंदिरों में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के बगैर अकीदतमंदों को दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। मंदिरों में हुकूमत की कोविड-19 गाइडलाइन पर पूरी तवज्जो दी जा रही है और उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। माता के मंदिरों के खुसूसी तौर से सजाया गया है। कोविड-19 के दौरान हुकूमत के जरिए मंदिर खोलने और दर्शन की इजाजत देने पर अकीदतमंदों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, माँ की कृपा भरपूर सब भक्तों पे हो रही है और जो ये कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है, माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द दूर हो और देश की तरक्की हो। और जो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी का कि नवरात्रों के दौरान इन्होंने मंदिर खोलने की जो परमिशन दी है,
ताकि भक्तों को मां के दर्शन हो सके और उनका आशीर्वाद मिल सके। अयोध्या में सकावती रूहानी पैगाम और मजबूत समाजी ढांचे की बुनियाद के लिए टीवी और फिल्मी अदाकारों की पेशकश से आरास्ता 9 रोजा बैन-अल-अक़वामी रामलीला का आगाज गणेश वंदना के साथ हुआ। इसका इफ्तिताह रियासत के सकावती वजीर नीलकंठ तिवारी ने शमा रोशन करके किया। फिल्मी अदाकारों ने एक के बाद एक मजहबी प्रोग्राम पेश किए करके समाजी और रूहानी पैगाम से लोगों को रोशनास कराया। रामलीला में शामिल होने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 25 अक्टूबर को दशहरे के दिन और वजीर आला योगी आदित्यनाथ को किसी भी दिन आने का दावतनामा दिया गया। अयोध्या के रामलीला बैन-अल-अक़वामी पेशकश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नेपाल के जनकपुर से आई पोशाक से सजाया गया है, तो माता सीता अयोध्या में बने जेवरात से सजी नजर आ रही हैं। इसी तरह रामायण के वाकया से वाबस्ता मकामात से कहीं से मिट्टी तो कहीं से तीर धनुष और दीगर अशिया मंगाई गई हैं। आज से लेकर 25 तारीख तक यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची नाज़िर मानते हैं, तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश ना आवे, उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा है, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। अयोध्या में शनिचर की शाम को फिल्मी सितारों के जरिए रामलीला की शुरुआत हो गई। इस रामलीला का रोजाना बराह रास्त नशरिया दूरदर्शन पर किया जा रहा है। रामलीला 25 अक्टूबर तक हर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक नशर की जाएगी। कोविड से मुताल्लिक रहनुमा हिदायत की वजह से रामलीला के दौरान नाजरीन मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर इसका बराह रास्त नशर या देना दुनिया भर में देखा जा सकेगा। बहुत से फिल्मी अदाकार इस रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही इस बार यहाँ के हर पर्व का अलग ही नजारा है। इस बार यहाँ की रामलीला का स्वरूप भी बेहद भव्य नजर आ रहा है। शनिवार को रामलीला का रंगारंग आगाज हुआ। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती संवाद और नारद मोह का मंचन किया गया। सूबे के पर्यटन संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने वर्चुअल रामलीला का उद्घाटन किया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण कर रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों भक्त दूरदर्शन के माध्यम से रामलीला का आनंद उठाएंगे। आज की ये जो रामलीला है, ये अयोध्या की रामलीला पूरे विश्व की रामलीला बन जाएगी और दूरदर्शन पे यह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रतिदिन, आज से लेकर 25 तारीख तक दूरदर्शन का जो सबसे बड़ा चैनल है डीडी नेशनल, उस पर यह लाइव जाएगी। और जो लोग यदि इसको मिस कर देंगे, वो अगले दिन सुबह डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद फिर रिपीट टेलीकास्ट डीडी नेशनल पर दिन में 3 बजे से 6 बजे तक होगा। रामलीला का मंच फिल्मी दुनिया के कलाकारों से सजा है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अयोध्या के सरयू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किला परिसर में रामलीला चलेगी। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते आम दर्शकों को रामलीला देखने की अनुमति नहीं है।
सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ही रामलीला के दर्शन होंगे। अयोध्या की रामलीला बॉलीवुड के मशहूर कलाकार असरानी, बिंदु दारा सिंह, अवतार गिल समेत कई फिल्मी सितारे मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बार की रामलीला में अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन, असरानी, राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह, शाहबाज खान जैसे बड़े फिल्म अभिनेता रामायण की विभिन्न भूमिका में नजर आएंगे। आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, टीडी न्यूज। कल से शुरू हुई भगवान श्री राम की नगरी में रामलीला का लुत्फ लोगों ने सिर्फ टीवी पर ही नहीं उठाया, बल्कि सड़क के किनारे लगी एलईडी पर भी इसको दिलचस्पी के साथ देखा गया। रियासती हुकूमत ने अयोध्या में ही इस तरह की कई एलईडी लगाई थीं, जिस पर लोग रामलीला देख सकें। रामलीला मकाम पर नाजरीन को नहीं जाना था, इसलिए रामलीला दिखाने के लिए ये इनकाद किया गया। भारत सरकार की वजारत सखावत के ताउन से गैर सरकारी तंजीम कल्चरल क्वेस्ट ने नवरात्र के मौके पर आज की द्रौपदी रक्स नाटक का लखनऊ में कामयाबी के साथ पेश किया। पेशकश में आज की ख्वातीन के लिए बराबरी का दर्जा और ख्वातीन इस्तेहकाम को दिखाया गया। साथ ही इस ड्रामे के जरिए यह पैगाम देने की कोशिश की गई है कि आज की औरत कमजोर नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा बेदार और मुस्तहकम है। और अब बात अपनी हिफाजत की। कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। आइए देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। बलिया वाकये के खास मुलजिम धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। 15 अक्टूबर को बलिया जिले की रेवतीपुर थाने के तहत दुर्जनपुर गांव में अफसरान के सामने धीरेन्द्र ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मरकजी वजीर बराए मेहनत संतोष गंगवार ने कहा है कि सनतों में जल्द ही बेहतरी की आएगी। इक्तसादियात सही सिमत में जा रही है। वो शनिचर को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। सरस्वती मैगजीन की प्रयागराज से दोबारा इशाअत हुई शुरू। रियासती असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने वर्चुअल तरीके से की रस्म इजरा। और कल से अयोध्या में रामलीला का प्रोग्राम हुआ शुरू। सुर्खियों में रही इस रामलीला में बॉलीवुड के अदाकार निभा रहे हैं किरदार। इसका बराह रास्त नशरिया दूरदर्शन पर रोजाना शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।